देखते ही वो आगे दौड़ने लगा और मैं उसके पीछे भागता रहा। कॉरिडोर के अंत में बाईं तरफ मुड़ते ही वो फिर से गायब हो गया। मैं फिर से अपने बचपन के उसी पुराने घर के पास पहुंच गया। हांफते हुए मुझे अचानक एक बात का एहसास हुआ। भाई के नियमों में इस जगह के बारे में कुछ नहीं लिखा था। ऐसा क्यों? तभी किचन से जियांग बिंगबिंग खाना लेकर बाहर आई। उसके हाथ में बिल्ली का वही क्षत विक्षत शरीर था। जुनजियो, खाना तैयार है। क्या तुम मेरे साथ खाना खाने आए हो? मैंने जियांग बिंगबिंग के हाथ में उस मांस की प्लेट को देखा। वे धीरे मेरे गृह करीब आ रही थी। अचानक से नियम रख लो जिसका जियांग प्राइमरी स्कूल लिखा था। जिनजियांग प्राइमरी स्कूल? ये तो मेरे बचपन का स्कूल था। जियांग बिंगबिंग, तुम्हारे पैरों में ये जूते? मैंने पूछ ही लिया। ओह, ये तो हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर मिले थे ना? तुम्हारे पास भी तो ऐसी ही जोड़ी थी ना? अचानक देखो और खाए खुश थे और मेरे पड़ोस में इन्होंने थे। खतरे के समय पड़ोसियों से मदद मत मांगना। भाई का वो नियम अचानक मेरे दिमाग में आया, लेकिन जब मैं भागना चाहता था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियांग बिंगबिंग अचानक मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। वो प्लेट मेरे सामने थी और उसने मेरी बाह को कसकर पकड़ लिया। मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। जुनजियो, क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ और चाहिए क्या? जो भी हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसकी मीठी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मुझे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। नीचे देखा तो एक बड़ा चाकू मेरे पेट में घुपा हुआ था। उसने चाकू को प्लेट के नीचे छिपा रखा, जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया। मुंह से खून की उल्टी हुई और मैं फिर से बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो मैं बिस्तर पर नहीं था, बल्कि कॉरिडोर के चौराहे पर था और वो काला कुत्ता गायब हो चुका था। बाईं तरफ मुड़ने पर मैं बचपन के उसी कॉरिडोर में पहुंच जाता और फिर से भाई का मैसेज आया। जुनजियो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। हर चक्रव्यूह के बाद मैं तुमसे एक बार बात कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 6 मौके हैं। सच्ची बात, तुम में हाय था अंधा तक और 15 चढ़ा थी। वो खेत सिस्टर है एक नया मैं गेलू बिंदी अक्सर दुआ से ये लेने से बाहर था फिर वो चौहर आ गई या बांग से बढ़ात में उसी को बाई हुई थी। उसको थब और सुपर चिया तक है। 21 लोगों से भाई का मैसेज आया। श्री चिखड़ी में कौन सा रजबाज था, कल तक लिए मिठाई लेने गए। उसकी ये बात से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे से हादसा है स्माइश पर फतता हुए मैकिंग आंटी आंटी ऑटोमेटिक छानचार करता है और सिप्ते को जाहो तेज कहार को इससे उनछा तो हाँ और पिता प्यार करते थे, लेकिन जब तय चुक सलखा अजन में मैगुर किस में है कहा, लेकिन मैंने सब है नहीं दिया तो क्या अलग चाहते तो कुछ पूछी तो पिता लागू जाता है हाय दे वो तो मैं एंट्राई जुड़वा मुझे स्पैम फोल्डर में इतनी से साफ है। वह अगर पिता बहुत बात प्यार करते थे क्रिकेटिंग प्रिया एंड डॉट उससे वो सही चीज़ उसे भाई खिरिया में बहुत किताबें ठीक है तो नहीं पता चलो भाई करना में भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और जियांग बिंगबिंग जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी उसने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। यिंग परिवार के बच्चे से दूर अफवाई वाई के तिहुल साहे था और बिल्लियों पे हा अब सब भी याद कर रहा। यिंग दुहा बता यिंग जिंगिंग हा कि दो मैसेज पर खुद के उल्लाह उसे मुझे पर बात कर सकता था। क्योंकि ये जिल जिंग वर्क्स ये कि नहीं हुस से सो भाई बहुत का नोनो करेवा संके का है सब कुछ मनी ना नहीं ढूंढना था तो मुझे साकु बाहर रहा कुछ जब सब फ्रावे ने देखा नहीं कि चाहे मैं दाक्षस सारा मैं हाँ मैन भरोशो अचानक मुझे तो ये एम्बिशन नहीं पाया था। सारी यादें मेरे दिमाग में आ रही थी। उधर रिवर्सिंग जो ही था मुझे सब कुछ याद आ गया था, बस आखिरी बात याद नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। मैंने कॉरिडोर की दाईं तरफ देखा, मेरी यादों में ये जगह नहीं थी। सब कुछ याद करो, खुद पर भरोसा रखो। भाई का वो मैसेज मेरे दिमाग में आया। मैं खड़ा हुआ और दाईं तरफ चल दिया। मुझे लगा कि वहां मेरी खोई हुई यादें हैं। जैसे ही मैं दाईं तरफ बढ़ा, आसपास का नजारा बदलने लगा। ये एक अंधेरा, गंदा तहखाना बन गया जहां खून की तेज गंध आ रही थी। लाल कपड़े पहने, हाथ में बड़ी आरी लिए एक आदमी मेरे सामने आया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक सी अच्छी तुम दोनों में से कौन पहले मेरे साथ खेलेगा? दोनों? दो क्यों? मैंने मुड़कर देखा तो मेरे बगल में एक और लड़की खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि घबराई हुई जियांग बिंगबिंग थी। पहले वाली जियांग बिंगबिंग से अलग इस वक्त वो बहुत कमजोर और डरी हुई दिख रही थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था और रो रही थी। जुनजियो, मैं तुम्हारे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं मर नहीं सकती। प्लीज 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 तुम उसे रोको।
मैं बाहर जाकर तुम्हें बचाने वापस आऊंगी, ठीक है? यह सुनकर कि वो मेरे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली है, मैंने लगभग बिना सोचे समझे जवाब दिया, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कभी ऐसा वादा किया हो। लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से ये बात निकली, मैंने देखा कि जियांग बिंगबिंग के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसकी आंखों में लालच और स्वार्थ साफ दिख रहा था। उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं जोर से जमीन पर गिर गया। दूर खड़े उस आदमी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घूरने लगा। तो फिर शुरुआत तुमसे ही करते हैं। मैंने उस बड़ी सी आरी को धीरे धीरे अपने चेहरे के करीब आते देखा। जैसे ही यादें वापस आईं, दर्द भी लौट आया। माँ, भाई, बहुत दर्द हो रहा है। जब मेरी आंख खुली तो मैं फिर से उसी चौराहे पर खड़ा था। भाई का मैसेज आया था, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, शाओ जिऊ, भाई को माफ कर देना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने अपने दिमाग में घूम रही उन यादों को दबा दिया। मुझे सब कुछ याद आ गया था, सब कुछ, यहाँ तक कि मैं यहाँ क्यों हूँ ये भी। बस मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिला है या नहीं। लेकिन इन यादों के आते ही मुझे उनसे कुछ बातें कहनी थी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे ये बातें कहनी ही थी। ये सोचकर मैं मुड़ा और वापस उसी घर की तरफ भागा जिससे मैं भागकर आया था। जैसे ही दरवाजा खुला, माँ गुस्से में मेरी तरफ झपटी। उनके चेहरे पर इतनी नफरत और गुस्सा था कि मैं सहम गया। जुनजिऊ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? जो बच्चे कहना नहीं मानते, उनका मर जाना ही बेहतर है। वो जोर से चिल्लाईं और उन्होंने हाथ में ली हुई नुकीली लाठी फिर से उठा ली। माँ, उस दिन पापा को कैंडी लाने के लिए भाई ने भेजा था, मैंने नहीं। भाई को कैंडी खानी थी, इसलिए उसने पापा को बर्फबारी में बाहर जाने के लिए मजबूर किया। जब पापा ने मना किया तो वो जमीन पर लेटकर रोने लगा। लेकिन बाद में जब पापा के साथ हादसा हो गया तो आपने पूछा कि पापा को बाहर किसने भेजा था। भाई में सच बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने उसका इल्जाम अपने सिर ले ली। मेरी बात सुनकर सामने खड़ी माँ अचानक दम रह गई। मैंने उन्हें देखा। माँ, क्या आपको कभी शक नहीं हुआ? बचपन से ही भाई को कैंडी पसंद थी, मुझे कभी पसंद नहीं थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा भाई है आपने ये मानना बेहतर समझा कि मैंने पापा को मारा है। माँ, जब भी आप मुझे बेलन से मारती थी, क्या आपका दिल कभी नहीं दुखता था? आप बस अपने पति को खोने का गुस्सा किसी पर निकालना चाहती थी। उनके हाथ की नुकीली लाठी बदलने लगी और आटे से सने बेलन में बदल गई। बचपन से ही उन्हें मुझे इससे मारना पसंद था, जिससे मेरे पूरे शरीर पर नीले निशान पड़ जाते थे। आखिरकार वो बेबस होकर जमीन पर बैठ गईं। उनका चेहरा खाली और हैरान था। मैंने उस जगह देखा जहां माँ की तस्वीर रखी थी, वहां कोई तस्वीर नहीं थी। माँ को वहीं छोड़कर मैं मुड़ा और कॉरिडोर की तरफ चल दिया। जब मैं आंटी लिन के घर के पास से गुजरा तो उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा और खाने के लिए अंदर बुलाया। लेकिन मैंने देखा कि पीठ पीछे हाथ में एक चोचा था। मैंने आंटी लिन की आंखों में आंखें डालकर देखा। आंटी लिन, आपकी बिल्ली हुआ को जियांग बिंगबिंग ने मारा था। उसी ने बिल्ली को मारकर ये अफवाह फैलाई कि मैंने उसे मारा है। आंटी लिन अचानक मेरी तरफ झपटी और मेरे सामने चाकू लहराने लगी। बकवास बंद करो, सब कहते हैं कि बिल्ली तुमने मारी है। तुमने अपना गुनाह भी कबूल किया था। तुम एक सनकी हो जिसने अपने पिता को मार डाला और मेरी हुआ को भी तड़पा कर मार दिया। I stepped back 2 paces, looked at this ferocious-looking old woman, and threw the notebook in my hand. इस नोटबुक की लिखावट जियांग बिंगबिंग की है और वो कबूलनामा भी उसी ने लिखा था। जियांग बिंगबिंग कभी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ से जाऊँ। जुनजिऊ, तुम्हें सब पता चल गया। तभी पीछे से जियांग बिंगबिंग की ठंडी आवाज आई। जियांग बिंगबिंग मेरे पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी वही मीट की प्लेट थी। उसने मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक ताना था और आंखों में क्रूर मजाक। जियांग बिंगबिंग, तुम भाई और माँ की तरह कभी मेरी परवाह नहीं करते थे ना? जैसे ही जियांग बिंगबिंग का पर्दाफाश हुआ और वो मेरी तरफ झपटने वाली थी, मैंने उसके पेट पर लात मारी। उसके पीछे आरी लिए वो अजनबी आदमी चुपचाप आ गया। जैसे ही जियांग बिंगबिंग गिरी, वो अजनबी और आंटी लिन उस पर टूट पड़े। मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जल्दी मुझे बचाओ। जियांग बिंगबिंग, झूठ बोलना बंद करो, तुम मेरे भाई के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली हो। मैंने मुट्ठियां कसी और आगे भागने लगा। मुझे वो काली बिल्ली दिख गई थी। वो काली बिल्ली एक खास समय पर ही आती थी। मैं हर बार 2:50 पर दोबारा जिंदा होता था और 3 बजते ही मैं कमरे से बाहर भागता था। आंटी लिन के यहाँ पहुँचने तक लगभग 3:10 होते थे। काली बिल्ली मेरे आंटी लिन के पास से गुजरने के बाद आती थी। समय लगभग 3:11 होता था और बाद में जब मैं दोबारा जिंदा हुआ तो कॉरिडोर के आखिर में मुझे वो नहीं दिखी, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ था। वो कॉरिडोर के आखिर तक भागा। इस बार वो बाईं तरफ नहीं मुड़ा बल्कि रुक गया। मैंने देखा कि कॉरिडोर के आखिर में अचानक एक गहरी दरार बन गई। मैं और काली बिल्ली तुरंत उस दरवाजे के अंदर चले गए। 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि दरवाजा बंद हो गया। मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया। फिर आंखों के सामने एक सफेद रोशनी आई। पहले एक छोटा सा बिंदु, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कानों में रोने चिल्लाने और बिल्ली के रोने की आवाजें आ रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शाओजिऊ, भाई को माफ कर दो, तुम मरना मत। जुनजिऊ, माँ को माफ कर देना, मेरी कोई गलती नहीं है।
चुनजीव मुझे बचाना चाहता था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें बचाने के चक्कर में वो पानी में नहीं गिरता तो शाओ जियो की ये हालत नहीं हो। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने अपनी आंखें खोली। भाई, माँ। मेरे भाई ने मुझे होश में आते देखा तो वो खुशी से चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए, मेरा भाई होश में आ गया है। मैं एक बार फिर इस दुनिया में वापस आ गया था।